वो टॉपिक है जो यूपीएससी का जो सीएससी वाला पेपर है उसमें से अलग है ना, क्योंकि सीएससी के लिए आप लोग बाकी तो पढ़ते ही हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये तो है, ज्योग्राफी तो इसमें नहीं है, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, ये उसमें नहीं है। यूपीएससी का जो सीएससी वाला पेपर है ये उसमें नहीं है ना। तो आज अपन थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया था, 2 क्वेश्चन जो आए थे, अपन उसको डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस आखिर कहाँ से बनते हैं और उसको अपन कैसे कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन आया था आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर। एक सप्ताह में एक वर्कर कितने घंटे मैक्सिमम काम कर सकता है, ये एक क्वेश्चन था। आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है मैथ्स का हो, लेकिन ये इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ जब आप पढ़ेंगे, एक मिनिमम वेज एक्ट होता है, मिनिमम वेज एक्ट में इसके जो क्राइटेरिया है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे, देखिए एक्चुअली क्या है, लेबर लॉज की जो शुरुआत होती है इंडिया में वो होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है। पढ़े इसके बारे में कभी आप लोग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? 1919 में एक संस्था बनी थी, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। ये जब 1919 में ये संस्था बनी तो हम 1922 से उसके परमानेंट मेंबर हैं, और उसके जो कोड्स हैं वो इंडिया में लागू होते हैं। उसी का एक कोड का एक सेक्शन है आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन ऑफ 1919। ध्यान रखिएगा, ये इस कन्वेंशन के अनुसार पर डे मैक्सिमम 8 आवर्स ही एक एडल्ट वर्कर काम कर सकता है, ठीक है। मतलब जो ऑफिस टाइम है 10 से 6 या 9 से 5 है ना, कुछ भी 8 आवर्स हो सकते हैं। और अगर वीक की बात करें तो 48 आवर्स इन अ वीक। ये किसका कन्वेंशन है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये कन्वेंशन है। उस कन्वेंशन के अंतर्गत 8 घंटे पर डे 48 आवर्स इन अ वीक काम किया जा सकता है, ठीक है। अगर दूसरे कन्वेंशंस की बात करें जो इंडिया में कन्वेंशंस हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1948 में। इसके बारे में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे या पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आप पढ़ेंगे, अभी सर शायद आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में आप पढ़ोगे, 1948 में आया था। इस फैक्ट्री एक्ट में भी 9 आवर्स अ डे की बात की गई थी सेक्शन 54 में। अब आप बोलोगे कि 9 घंटे की बात की गई तो 9 6 54 हो जाएगा, नहीं, वहां पे बात ये की गई कि मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम जो होगा वो भी 48 आवर्स ही होगा। ये देखिए, मतलब या तो आप 9 घंटे पर डे काम करिए तो 5 घंटे काम 5 डेज अ वीक काम करिए। अगर 6 डेज अ वीक काम कर रहे हैं तो कितना काम करना है आपको? 8 आवर्स अ डे काम करना है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट में भी इसकी बात की गई थी। दूसरी, अगर दूसरे एक्ट की और बात करते हैं अपन, तो माइंस एक्ट है 1952 का। माइंस एक्ट में भी ये बात की गई है कि नॉट मोर देन 10 आवर्स इंक्लूसिव ऑफ ओवर टाइम। ओवर टाइम को इंक्लूड करके भी 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर डे। मतलब ये ओवर टाइम को भी इंक्लूड किया है। तो ओवर टाइम अपन हटा दें अगर, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आवर्स आ जाएगा, 2 आवर्स आपका ओवर टाइम में चला जाएगा। तो ये भी जो है सेक्शन 28 और सेक्शन 30 में 48 आवर्स अ वीक दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर। यहां पे किसी भी एक्ट का हवाला नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। ये कंडीशन भी नहीं दी गई है कि अपन इंडिया की बात कर रहे हैं या नहीं, लेकिन चूंकि पेपर इंडिया का है तो अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलें। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्ट का जिक्र नहीं किया गया है कि किस एक्ट के आधार पर है। तो हम जो जनरल कन्वेंशन है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन आपने देखा आईएलओ का 48 आवर्स का, और इंडिया का फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, ये भी क्या बोल रहा है, कितने घंटे का? 48 आवर्स का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 48 आवर्स अ वीक, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको आप अगर चाहो तो डिवाइड कर सकते हो डे के हिसाब से। डे में क्या हो जाएगा? 8 आवर्स, अगर 6 डे का है तो 8 6 48, और 5 डेज अगर वर्किंग है तो कितना हो जाएगा? 10 आवर्स, सॉरी 9 आवर्स के आसपास, है ना। 9 5 45, 9.5 आवर्स के आसपास, ठीक। तो वो आप, लेकिन मैक्सिमम वीक में कितना होना चाहिए? 48 आवर्स। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगली बार क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि नए लेबर कोड्स 2020 में आ गए हैं। और नए लेबर कोड्स में एक बात और की गई है, आपने सुना भी होगा कि सरकार अब 4 डेज अ वीक की बात कर रही है। 4 दिन केवल काम करना है, ठीक है। कितने दिन काम करना है? 4 दिन। अभी आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कितने दिन की वर्किंग होती है?
5 डेज अ वीक वर्किंग होती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, लेकिन वो मंडे टू फ्राइडे में 48 आवर्स ही वर्किंग होती है। सरकार ने जो नए लेबर कोड्स लेकर के आई है, अभी अपन डिस्कस करेंगे, नए लेबर कोड्स में एक बात और की गई है कि जो वर्किंग डेज है टोटल वीक का, उसको घटा के अपन कितना कर सकते हैं, 4 डेज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन उसको 4 डेज करेंगे तो 4 डेज करने के उसमें अपन को कितना करना पड़ेगा, 12 × 4, मतलब 4 दिन काम करना है, पर डे कितना काम करना है, 12 घंटे, और टोटल कितना आएगा, 48 आवर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 12 घंटे पर डे की बात चल रही है, 4 दिन ही काम करना है, बाकी के 3 दिन छुट्टी रहेगी। तो ये अपन देखेंगे अभी, है ना। एक और क्वेश्चन आया था छोटा सा इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड ही, What is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rates of wages under the Minimum Wage Act 1948? अभी आपने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। एक और एक्ट है मिनिमम वेज एक्ट 1948 का। मिनिमम वेज एक्ट 1948 का ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री कैसी भी हो सकती है, सर्विस सेक्टर की भी हो सकती है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है, जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए मिनिमम वेज लागू होगा। वेज का मतलब क्या समझते हैं आप? व्हाट डू मीन बाय वेज? वेज का मतलब ये होता है कि जो आपने काम किया उसके बदले में जो आपको इमॉल्वमेंट्स मिल रहे हैं, जो आपको एज अ सैलरी मिल रही है, उसको आप क्या बोलते हो? वेज बोलते हो। ठीक, आपके जीवन निर्वाह के लिए जो आपको एक अमाउंट दिया जा रहा है वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, या दोनों मिलाकर भी हो सकता है, कैश और काइंड दोनों का भी हो सकता है। ठीक, जनरली अपन उसको कैश में काउंट करते हैं। ठीक, तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अनुसार सरकार हर 5 साल में मिनिमम वेज को रिवाइज करती है। ध्यान रखिएगा, हर 5 साल में मिनिमम वेज रिवाइज होता है। क्वेश्चन पूछा था आपसे यही कि 1948 के एक्ट के आधार पर जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 का है, उसमें कितने साल में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू करती है मिनिमम वेज को। बात समझ में आ गई आपको? इसके लिए आपको मिनिमम वेज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए मिनिमम वेज एक्ट अगर अपन जाएं, मिनिमम वेज एक्ट भी 1948 का है। 1948 का जो मिनिमम वेज एक्ट है वो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि डिफेंस, रेलवे, ये सब जो होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वहां पर हर 5 साल में क्या करेगी? रिव्यू करेगी। ये देखिए लिखा है हर 5 साल में, इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल के अंतर्गत मिनिमम वेज को रिव्यू किया जाएगा। यही आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट उठा के यहां से पूछा था। बात समझ में आ गई आपको? ठीक, एक बात और ध्यान देने लायक है यहां पे कि ये जो मिनिमम वेज जो रिवाइज होता है वो तो 5 साल में होता है, लेकिन इसमें एक और वो होता है, एक और चीज होती है जो होता है महंगाई भत्ता। सुना होगा आपने, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है जनरली। डियरनेस, डीए सुना होगा आप लोगों ने, है ना। जिनके जो पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको डीए की बात चलती है। अभी आपने 2-4 दिन पहले पढ़ा भी होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। देखा होगा आपने, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं पढ़ते? तो ये डियरनेस अलाउंस की बात कर रहा है। मिनिमम वेज एक्ट में कहीं कहीं पर डीए की भी बात की जाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वहां पर डीए भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइंस है ना, कोल माइंस है, जैसे आपका कोल इंडिया लिमिटेड की जो माइंस है, ये किसके अंतर्गत काम कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रही है। तो यहां पर लोगों को क्या मिलेगा? डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो इस एक्ट के अंतर्गत ही हर 6 महीने में, ध्यान रखिएगा, हर 6 महीने में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को जो आपका वो है डियरनेस अलाउंस है वो भी फिक्स किया जाता है। बात क्लियर है आपको? तो क्वेश्चन ये बन सकता है, चूंकि अभी हुआ भी है रिसेंटली, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो डियरनेस अलाउंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो किस एक्ट के अंतर्गत रिन्यू किया जाता है? तो मिनिमम वेज एक्ट के अंतर्गत उसको लाया जाता है, पहला चीज। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कितने महीने में, कितने मंथ में रिव्यू किया जाता है? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर। तो क्या होगा उसका? 6 मंथ में उसको रिव्यू किया जाता है। डेट भी दी हुई है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को ही जनरली करते हैं। ठीक है, तो सरकार का वो 1 अक्टूबर वाला जो पेंडिंग था वो सरकार ने अभी किया जनवरी में क्लियर, जो अभी आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये बातें हैं इसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ में ये बातें की गई हैं। तो अपन इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच चालू करने वाले हैं ईपीएफओ के लिए।
इसमें मैं आपकी क्लासेस लूंगा इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ की, ठीक है। इसमें आपका जो सिलेबस होगा वो कवर करेगा जो MBA HR का जो सिलेबस होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो लोग MBA में करते हैं उनके पास एक सिलेबस होता है, उससे इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ जनरली कवर किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे एक्ट हैं, एक आपको झलक मिली होगी, है ना, मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इस तरह के बहुत सारे एक्ट हैं, वो अपन कवर करेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन आपके इस पार्ट से आते हैं, केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से। तो ये आप अगर जो लोग भी फॉर्म भरे हैं उसको अपन कवर कर सकते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जनरल भी आपका कोई भी दूसरा भी एग्जाम देते हैं, अगर EPFO नहीं भी दे रहे हैं तो जनरली भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वेज एक्ट भारत में कब आया, 1948 में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। मिनिमम वेज एक्ट जो है कितने साल में रिव्यू होता है? 5 ईयर्स में रिव्यू होता है, ठीक। तो आगे अपन देखेंगे, नए बैच में बात करते हैं अपन, ठीक है। धन्यवाद। इसको आप लोग कर लो जो लोग फॉर्म भरे हो, है ना। तो जो लोग ने फॉर्म भरा है उसको तैयार कर लो। ये बहुत बढ़िया पेपर है। AC का भी भरा होगा ना आपने, APFC दोनों भरा आपने, तो बहुत अच्छा है ना। जो इसकी जो पर्क्स हैं और जो एमोलमेंट्स हैं IAS के बराबर ही हैं AC वाले एग्जाम की, ठीक है। लेवल 10 की पे है, पता होगा आपको, लेवल 10 की पे है। और जो EO है इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो उसकी लेवल 8 की पे है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि AC वाले पेपर में कवर करिए अपने आप को, ठीक है। फायदा आपको ये होगा। EO वाले में जाते, EO में पोस्ट ज़्यादा आई है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है उसमें पोस्ट ज़्यादा है, लेकिन उसकी लेवल 8 की पे ग्रेड है। 5 से 6 साल बाद आपका प्रमोशन होगा उसमें AC के लिए, ठीक है। तो कोशिश ये करिए डायरेक्ट AC में भर्ती हुई है ना। तो थोड़ा सा UPSC के लिए जो लोग आप लोग पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा मैथ रीजनिंग ज़्यादा कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस का एक छोटा सा पार्ट आता है इसमें, तो कंप्यूटर साइंस वगैरह देख लीजिए, बाकी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।